नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं अली अब्बास नकवी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास में 7 LKM में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बैठक हुई, जिस बैठक में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। ये जो तस्वीर अभी आप देख सकते हैं उसमें प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उसमें साफ-साफ पर ये दिख रहा था कि ये एक मुस्लिम या माइनॉरिटी आउटरीच है। उस मीटिंग में एक शख्स शामिल थे जिनका नाम है डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 22 जनवरी, बहुत शुक्रिया। 22 जनवरी बहुत ही ख़ास दिन है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन वो इसलिए भी ख़ास है कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से रिएक्ट करते हैं उस दिन को लेकर के। तो सबसे पहले राम टेम्पल के कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी या प्राण प्रतिष्ठा से आपका सवाल पूछूंगी, किस तरह से मुसलमानों को उस तारीख को देखना चाहिए? देखिए, मैं सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी लेते हुए और मुख्तलिफ अकीदे की जिम्मेदारी लेते हुए तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं अपने नज़रिए की बात ज़रूर कर सकता हूँ और उन लोगों की तरफ से जो मेरे नज़रिए में बिलीव करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से जिन आलिम दीन को इज़्ज़त और एहतराम और सम्मान मिला, उनके दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें नवाजा गया। वो एक इकलौती शख्सियत थी जिन्हें सुन्नी शिया सब मिल के मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब, मुझे याद है बम्बे के एक प्रोग्राम में उनसे क्वेश्चन किया गया तो उसका जवाब उन्होंने तकरीर में दिया। उनसे सवाल ये था कि अगर राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में मुसलमानों की जीत हो जाती है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत खुले अंदाज में कहा कि मेरा अगर बस चले तो मैं मुसलमानों से ये कहूँगा कि वो अपने हिंदू भाइयों को ये ज़मीन सौंप दें ताकि कम से कम उन्हें ये खुशी हासिल हो कि हमारे भाई ने हक रखने के बावजूद भी इस ज़मीन को हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे लगता है ये जो उनका जवाब आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले उन्होंने बम्बई में दिया था, वो काफ़ी है मुसलमानों को अपने नज़रिए, अपने ज़हनियत और अपने मामलात की इस्लाह के लिए। मैं समझता हूँ कि 22 जनवरी सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, इस मुल्क में रहने वाले सारे भारतीयों के लिए मुझे पता नहीं ये जुमला कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ताकि जो हमारे यहाँ उकला हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो मुझे साथ दें इस बात को। देखें, राम, सवाल ये नहीं है कि राम जी को हिंदू किस नज़रिए से देखता है और उसके आस्था में राम का क्या मकाम है। सवाल ये है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं राम को। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो राम को आप हिंदुस्तान के इमाम की हैसियत से, जो इकबाल ने कहा है जी, इकबाल की ज़बान में इमामुल हिंद की कैफियत हासिल है, रहबर की कैफियत हासिल है। और मैं तो देखिए बिहारी हूँ, तो हम तो ये कहा करते हैं कि राम भी मुकम्मल नहीं होते जब तक हमारे बिहार की सीता ना मिल जाए। तो सीता माँ जब मिलती है तो राम मुकम्मल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ 22 जनवरी मुसलमानों को डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब के उस कौल के मुताबिक, मरहूम के कौल और नज़रिए के मुताबिक ये दिखाने का वक्त है कि हम न नफ़रत को पसंद करते थे, न नफ़रत को पसंद करते हैं, न नफ़रत पसंद करेंगे। हम मोहब्बत को पसंद करते थे, पसंद करते हैं और पसंद करेंगे। गंगा जमनी तहजीब में मैं खुद ही आज आपके इस प्रोग्राम से तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम उनको जो अपने आप को सनातनी समझते हैं और अपने आप को राम जी के अकीदे और ईमान से जोड़ के देखते हैं, उन सबको मुबारकबाद दूंगा। और मैं समझता हूँ ये नज़रिया आक़िलाना नज़रिया है, जाहिलाना नज़रिया नहीं है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि अली एक सवाल पूछे, जो आप बता रहे थे अल्लामा इकबाल, वो जो उनकी
जो 2 सेंटेंसेस हैं वो ये हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज जी, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। जी आपने बिल्कुल सही कहा, शायद वही नजरिया जरूरी है ऐसे इस खास दिन को लेकर के। तो अली वही कलुशा साहब, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात की बात करें तो क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे हुई, किस किस नजरिए से बात हुई? आपने कुछ बताया था कि वो एक चाय वाले की भी बात कुछ ऐसी आई थी जिसपे उन्होंने बताया था कि क्या क्या था वो पूरा मसला, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी अली अब्बास, वो बड़ा अच्छा एक अच्छा सा वाकया हुआ वहाँ पे। और ये बिल्कुल हम सब बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के बाजू में, आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं। स्मृति ईरानी जी बैठी हुई हैं, हमारी बहन जो हज कमेटी की चेयरमैन है, नुसरत जहां मेरे ख्याल से वो हैं। उसके बाद हमारे भाई सलमान चिश्ती साहब हैं, मैं बाजू में हूँ, और मेरे बाद कुछ उन लोगों की लाइन है जो पढ़े लिखे और बिजनेस में हैं, और उसके बाद फिर सूफियान की कुछ उलमा हैं। तो बात ये नहीं है अली अब्बास, अगर हम देखें आकिलाना तौर पर, फिर ये जुमला इस्तेमाल करूंगा, आकिलाना तौर पर अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर का कमाल ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि दुनिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर के पास आप चले जाइए, हर प्रधानमंत्री को उसके एडवाइजर्स पूरी ब्रीफिंग करते हैं प्रोग्राम की। जैसे आपने अभी मारिया बहन यहाँ आने वाली होंगी तो आपने बताया होगा, या आपको आपके असिस्टेंट ने बताया होगा, या आपको कल किसी ने रिपोर्ट किया होगा कि कल एक शो होने वाला है और इस तरीके का शो होने वाला है। वैसे प्राइम मिनिस्टर देश का बाप है, तो देश का वडील है, देश का बड़ा है, देश का आगेवान है, वजीर आजम कहा जाता है उसे, सरबराह मुल्क कहा जाता है उसे। तो जब वो प्रोग्राम में आता है तो उसके पहले उसको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं कि क्या प्रोग्राम है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा है, नहीं है। सो उसका बोलना ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि वो कितना सुनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्ल की पहचान आप जानते ही हैं, बोलना नहीं है, अक्ल की पहचान सुनना है। तो उन्होंने सबको सुना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने किसी एक की बात नहीं काटी, जिसने भी जो बात जहां से रखना चाहिए, जिस तरह से रखना चाहिए, उसकी बात का वजन था, नहीं था, रिलेवेंट था, इररिलेवेंट था, लॉजिकल था, इलॉजिकल था, उससे बहस नहीं है। सवाल यह है कि उन्होंने सुना या बात काट दी। बिल्कुल बात नहीं काटी, किसी की नहीं काटी, सबको सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जब सबसे बात करने के बाद माजरत चाहता हूँ, जब वो मेरे पास मुझसे बात होने लगी, तो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वो जो है वो नेशनल माइनॉरिटी फाउंडेशन, मैडम सूद और हमारे पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू, ये मालिक हैं उस यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने एक प्रोग्राम किया था श्रीनगर में, तो उस प्रोग्राम के हवाले से बात हुई। मैंने बताया प्रधानमंत्री को, बड़ा मजमा आया था, बड़ा कामयाब प्रोग्राम था, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा मजमा आएगा। उसके 4 दिन की नोटिस पर हमने कारगिल में एक प्रोग्राम किया था, तो कारगिल में बड़ा मजमा आया। तो मैं बता रहा था प्रधानमंत्री को कि हम जब जा रहे थे तो श्रीनगर से करगिल की तरफ, तो द्रास में बेपनाह ठंडक इलाका था, ठंडा इलाका था। तो हम बाहर निकले तो हमने देखा चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे तिरंगा लगा हुआ है। तो हमने सतनाम भाई से कहा कि जरा उतर के देखते हैं कि ये जो ये धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है पहाड़ों के बीच से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फौजियों के खौफ में ये भारत का झंडा यहाँ लगा है, मिजाज कैसा है, जरा मिजाज देखते हैं जाके। तो हम चाय की दुकान पे पहुंच गए और हमने कहा भाई क्या नाम है, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, या उन्होंने शफीक कहा या शब्बीर का, ऐसे कुछ नाम बताया। तो मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कैसे हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये झंडा तुमने ऊपर लगा रखा है, ये तुमने जबरदस्ती लगाया है या ये झंडा तुम्हारा तुमने दिल से लगाया। तो उसने पलट के कहा कि हमारे नारे में भी भारत है और हमारे झंडे में भी भारत है, हमने कोई चीज यहाँ जबरदस्ती नहीं की है। अभी ये बात मैंने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को बताई, उन्होंने कहा रिजवी साहब मैं एक पते की बात आपको बताऊं। मैंने कहा जी सर आप बोलें। तो उन्होंने कहा कि इस देश में चाय वाला ही सच बोलता है, और बहुत सारे लोग जो है वो हंस दिए। तो ये एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल बना था। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छी बात बताई रिजवी साहब, क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं, तो इस बात का एहसास होता है क्या कि आपको कि
ये जो मोमेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स से हट करके देखना चाहिए, क्योंकि एक किसी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहम दिन है। और अगर हम लोग इमाम हिंद की बात करें, क्योंकि इकबाल ने कहा है इमाम हिंद, तो उस दिन कुछ एक रंज ना रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, ऐसा नहीं कि हम मुसलमान पीछे हटे थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसले का इंतजार किया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास इस बात पर मैं इसलिए जोर दूंगी क्योंकि कुछ दिन बचे हैं और आप एक रिस्पेक्टेड क्लेरिक हैं मुसलमानों के। अगर आप जो बोलेंगे वो शायद मुसलमान बहुत गौर से सुनेंगे। देखिए, मुझे याद है किसी इंडियन टीवी चैनल में, हमारे बड़े चैनल में एक प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होगा मारिया, जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी तो सारे टीवी चैनल जो है वो मजहबी रहनुमाओं को लेके बैठे थे शांति और सद्भावना की अपील के लिए। तो मैं भी कहीं एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, तो मुझे याद है मैंने जो वहाँ तब कहा था वही मैं कहना चाहूँगा कि हम इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ मोबोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी चलती है, और डेमोक्रेसी की जो ताकत है वो कानून है, अदलिया है, और अदलिया का फैसला जो भी आता है, जिसके बारे में आता है, जैसे आता है, उसके लिए हम अपने आप को पकड़ के रखना चाहेंगे कि हम अदल इंसाफ के लिए कानून के फैसले पर टिके रहें और खुद को टिकाए रखें, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ऑफ लैंड की बहुत वैल्यू है। मुझे याद है अयतुल्लाह खुमैनी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो वो जब पेरिस में थे तो वहाँ पर स्लॉटर के बाहर ज़िबा करना जो है जानवर को ममनू है, मना है, इलीगल है। और जनरली आप मुसलमानों को गाँव में जाके देखेंगे तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये है, बकरीद के दिन जो है वो घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर, वहीं पे जो है वो कुर्बानियाँ दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो जहां जहां जो तकसीम करना होता है तकसीम करते हैं। तो उन्होंने वहां कहा था कि चूंकि यहाँ लॉ ऑफ लैंड में बाहर काटना हराम है, बाहर काटना मना है, तो शरीयत में भी आपके लिए इजाजत नहीं है कि आप ऐसी किसी प्रैक्टिस को आम करें जिसको आपका जहन कबूल करता हो मगर मुल्क का कानून कबूल ना करता हो। तो मुझे लगता है कि हमारा आज के लिए तो यही पैगाम होगा, और जो सुन रहे हैं उनके लिए यही पैगाम होगा कि फैसला अगर सही वक्त पे न लिया जाए तो फासला बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। फैसला यही होना चाहिए कि अगर मेरा भाई खुश है तो हम उसकी खुशी में खुश रहें, और मुल्क को और खुशहाल बनाने के लिए अगर मुसलमानों को बढ़ के कुछ कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो उसे बोलना चाहिए। और मैं बस इसी पे बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही बात। आखिरी सवाल आपसे रिजवी साहब, प्रधानमंत्री से मुलाकात कितने देर चली? और क्योंकि आपने सही बोला वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो क्या सबको अलग अलग वक्त दे रहे थे और किस तरह की बातें हुई? नहीं, देखिए, बात तो हम तो 12 बजे पहुंचे थे और 2 बजे निकले हैं, तो मुलाकात तो काफी लंबी रही हमारी। खड़े होके करीब आधे घंटे, तो यानी बैठने के बाद जो बातचीत हुई उसके बाद भी हम लोग आधे घंटे करीब खड़े रह के हम लोगों की बात हुई। और एक प्रधानमंत्री का घंटा 1.5 घंटा इस वक्त इन हालात में, मारिया, हम NDTV पे बैठे हैं, हमें पूरी दुनिया देख सकेगी। अली भी इस वक्त प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। 22 जनवरी है, इस वक्त ऐसे हालात में प्रधानमंत्री के ऐसे शेड्यूल में, जबकि मुझे लगता है शायद चीफ मिनिस्टर को भी 2 मिनट का और 5 मिनट का टाइम ना मिले, और कैबिनेट मिनिस्टर की भी कोई मुलाकात ना हो, चंद मुस्लिम बुद्धिजीवियों, कुछ बिजनेसमैन और कुछ उलमा को इतना वक्त मिलना, और उसमें भी अजमेर शरीफ चादर पेश करना और ख़त भेजना, और जो तबरुकात सलमान भाई ने पेश किए वहाँ से, कि ये तबरुक जो है वो मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की बारगाह से उनको दिया, उसको भी रखना, और आदर और सम्मान के साथ, जो एक हिंदुस्तान का तरीका है तबरुक लेते वक्त, प्रसाद लेते वक्त जो पोस्चर होता है बॉडी का, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए जुल्म होगा अगर मैं इसकी सच्चाई ना बयान करूं कि हम लोगों में किसी को इस बात का एहसास नहीं रहा कि
हमारे साथ कोई कमी हुई, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। बहुत ही इज्जत, बहुत एहतराम। बात ही यहाँ से शुरू हुई थी कि आप देखिए कतर में हमारे 9 सैनिक, एक्स आर्मी मैन जितने थे, उनका सजाए मौत बदल दिया गया। और इस तरह से अरब हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। अभी MBZ यहाँ पर गुजरात में मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनके साथ रोड शो किया। सो UAE के साथ रिलेशनशिप, दुबई के साथ रिलेशनशिप, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप, और वो जो है वो जो है सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिफरेंट स्टेज पर हैं, वो भी दिख रहा है। आखिरी सवाल अली आप पूछेंगे। मौलाना तलविशात, बेशक आप एक रिनोड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, लोग आपको सुनते हैं, आप भारत संसद में भी जाते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े रहते हैं, उनके भी मंचों पे जाते हैं। वहीं आपकी बात अगर करें तो हमने देखा कि आप पहले रामविलास पासवान के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर बाबा रामदेव के मंच में भी आपको देखा जब अन्ना हजारे का मूवमेंट था तो आप ही तो शायद उनके ऊपर FIR भी हुई है, और फिर आप लोकसभा तक से भी चुनाव लड़े। क्या कहेंगे कि एक जो मौलाना है, जो लोग सोचते सिर्फ जो मौलाना होते हैं, उलमा होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में रहना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं कि उन्हें राजनीति में भी आना चाहिए जिससे वो देश के साथ साथ दीन की बात भी पहुंचाए? ये तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है कि राजनीति एक गलत चीज है तो किसी भी साधु संत महात्मा और मौलवी को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि राजनीति और डिप्लोमेसी एक अकेला रास्ता है जिससे आप नेशन को कैरी करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरी उम्मीद है कि मंदिरों की तरफ से सिर्फ अवाम का पैसा मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर का पैसा भी अवाम की तरफ आना चाहिए। सिर्फ अवाम का पैसा दरगाहों में नहीं जाना चाहिए, दरगाहों का पैसा भी अवाम तक आना चाहिए। मैं मानता हूं कि सिर्फ दरगाहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में बैठने वाले सिर्फ अपने ही लोगों की ना सोचें, अपने मोहल्ले से आगे बढ़ के अपने शहर, अपने स्टेट और अपने मुल्क की सोचें। सियासत ही एक ऐसी चाबी है जिससे आप नाकामियों के ताले को खोल सकते हैं, और वो नाकामी सिर्फ अपनी और अपने इलाके की नहीं, सारे मुल्क की आप नाकामी के ताले को खोल सकते हैं अगर आप सही वक्त पे सियासत करें और सही दिशा में सियासत करें। रिजवी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV।